क्लब जी के स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अंचता शरद कमल खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यह किस खेल से संबंधित है? टेनिस। अंचता शरद कमल यह टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 किसको दिया गया है? अचंता शरद कमल, जो कि किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। अचंता शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार। इसमें कितने लोगों को मिला अर्जुन पुरस्कार? 5 नहीं 25, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 25 व्यक्तियों को दिया गया है ना, 25। अर्जुन पुरस्कार 2022 में 25 व्यक्तियों को दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 सिर्फ एक लोगों को दिया गया, वो है अंचता शरद कमल। और इसमें कितना राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 25 लाख। इसमें 25 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इसके पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी और एक है जिनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम है उसका? वो है मनिका बात्रा। मनिका बात्रा खेल रत्न पाने वाले दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी है। वह मनिता बात्रा के बाद खेल रत्न पाने वाले दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी है। मतलब कौन? अचंता शरद कमल। मैंने इससे पहले टेबल टेनिस की खिलाड़ी है कौन? मनिका बात्रा, जो टेबल टेनिस से है। इसके बाद मिला है अचंता शरद कमल। इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 मिला है। अब थोड़ा किताब से पढ़ लेते हैं। वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? मार्च 2022 में हरिप्रसाद चौरसिया, जो क्या बजाते हैं ये? बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। तो 2022 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? वह उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गए हैं। क्या नाम है? उस्ताद अमजद अली खां। मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वह है बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च 2022 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 6 मार्च 2022 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां 53। 6 मार्च 2022 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां दिया है। 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख नहीं, हाँ प्रियंका नोटक्की। 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नोटक्की। अब बताइए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अब नेक्स्ट है मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नान मुगल वन योजना शुरुआत किया गया है? नान मुगल वन योजना शुरुआत किया गया है वह तमिलनाडु में। नान मुगल वन योजना शुरुआत किया गया है तमिलनाडु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरुआत किया गया है? श्रम मंत्रालय। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरुआत किया गया है? श्रम मंत्रालय। तो अभी श्रम मंत्रालय किनके पास है? श्रम मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? शायद भूपेंद्र यादव है। पर्यावरण मंत्री श्रम भी है ना, देख लीजिएगा। श्रम मंत्रालय किनके पास है? भूपेंद्र यादव। तो इसी किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरुआत किया गया है? श्रम मंत्रालय। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 9 मार्च 2022 वो है धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च 2022 धूम्रपान निषेध दिवस। कौन है?
हाँ, भूपेंद्र यादव। वर्तमान में अभी श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव के पास है। मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? इसी ने। अभी क्या नाम बोले थे अभी? तो भूपेंद्र यादव। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? भूपेंद्र यादव। सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? सूचना के अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवाना हसन। रिजवाना हसन। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवाना हसन। अब अभी वर्तमान में FATF का अध्यक्ष किसे बनाया गया? टी राजा कुमार। और FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के वर्तमान में अध्यक्ष है हाँ टी राजा कुमार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका स्थापना हुआ था 1989 यानी 1989 में हुआ था FATF। हाँ, और इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस पेरिस में। फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है। किसका? FATF। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। बोलेगा ठीक है ना? टी राजा कुमार। मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? रूस। अस्वीकृत देश कौन बना है दुनिया का? रूस बना है। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश रूस बना है। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया है? वह है हरियाणा सरकार। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया गया है हरियाणा सरकार। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरुआत किया गया? छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ और मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा। ये सब ध्यान रखना है। सूचना के अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोध गया में। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है बोध गया, जो किस राज्य में है? बिहार में है। बोध गया बिहार में स्थित है। तो यहीं पर भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी भारत की है मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है बोध गया बिहार में। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया? हरियाणा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा और कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। बताइए, इधर से बताइए, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बताइए आप लोग। रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान। नूरी दक्षिण कोरिया ने कौन है? दक्षिण कोरिया। नूरी का किया है दक्षिण कोरिया और नूर 2 का सफल परीक्षण किया है ईरान ने। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ, FLO का औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन सा देश बन गया? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश है अमेरिका बन गया। तो अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी? जो बाइडन। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है ना, तमिलनाडु से संबंधित है ना। कौन राज्य से? चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है। भारतीय मूल की है कमला हैरिस। किस राज्य सरकार ने पाल दधभाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? पाल दधभाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। वह गुजरात सरकार। कुछ होगा हिंसा वगैरह? गुजरात सरकार। पाल दधभाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं गुजरात। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। अभी गुजरात में इलेक्शन चल रहा है वर्तमान में। आज उसका पहला चरण का मतदान था। हाँ, 89 सीटों पर आज ही से स्टार्ट हुआ है पहला चरण के लिए। और गुजरात में विधानसभा सीट 182 यानी 182 है। ठीक है। और अभी गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ना, कौन वही है? हाँ, भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के वर्तमान CM है भूपेंद्र पटेल। गुजरात का गवर्नर देखिएगा, देख के बताइए। अभी देख रहे हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किए हैं? किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान? उड़ीसा सरकार ने हासिल किए हैं।
किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किए हैं? उड़ीसा सरकार। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और इसके सीएम कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक, जो हैट्रिक से ज़्यादा बार जीत चुके हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है ना उड़ीसा के। हाँ, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। गुजरात के राज्यपाल आचार्य ठीक देवव्रत। ठीक है। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और वहाँ के वर्तमान सीएम है भूपेंद्र पटेल। किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किए हैं? उड़ीसा सरकार। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। और हाँ, तमिलनाडु, चेन्नई में है इसका राजधानी। 2022 को महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। आज है 1 दिसंबर 2022। तो आज एक संगठन का स्थापना है, किसका? सेना से संबंधित है, बताइए। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। 1 दिसंबर 1965। अब करंट अफेयर्स को यहीं पर रखते हैं, अब दूसरा विषय स्टार्ट कर रहे हैं। अब इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत इस प्रकार है, जैसे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब प्रयास किया गया था इसका हत्या का? वो है 1908 में। ठीक है, 1908। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? अनुशीलन समिति का संस्थापक पी मिश्रा, यानी प्रथमनाथ मिश्रा। पी मिश्रा का पूरा नाम क्या है? प्रथमनाथ मिश्रा। उधर से बोलिएगा, ठीक है ना। अनुशीलन समिति का संस्थापक प्रथमनाथ मिश्रा, बोलना है प्रथमनाथ मिश्रा, पी मिश्रा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अब बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी जो है उसको फांसी दिया गया था, किस जेल में दिया गया था? उत्तर प्रदेश का एक जेल है, बताइए। ठीक है, गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल जो एक क्रांतिकारी है, इनको फांसी दिया गया था गोरखपुर जेल में। तो गोरखपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और किन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया? सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। किस केस के लिए? लाहौर षड्यंत्र। उनका केस का क्या नाम है? लाहौर षड्यंत्र केस के लिए तीनों को फांसी दिया गया था। शहीद दिवस इसी दिन मनाते हैं, 23 मार्च को भी, और शहीद दिवस महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर भी मनाते हैं, 30 जनवरी को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। किस केस के लिए? लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था। ठीक है, कानपुर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में अब कब किया गया था? डेट बताइए। 1924 में किया गया था। 1924 कानपुर में स्थापना किया गया था। किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 कानपुर में स्थापना किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। आप लोग बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दिया गया था? गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो किस जेल में चढ़ाया गया था? गोरखपुर जेल में फांसी चढ़ाया गया था। कब हुआ था काकोरी कांड? 1925 में। 9 अगस्त 1925। ठीक। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। ठीक।
ठीक है, अगस्त 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कांड अगस्त 1925 में किया गया था। अब नेक्स्ट है मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? वो है वी डी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? वह दिल्ली में किया गया था। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना 1924 कानपुर, लेकिन यहाँ है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यहाँ पर सोशलिस्ट जुड़ रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था 1928। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद। अब मित्र मेला संघ की स्थापना वी डी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर, इसका पूरा नाम है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, तो उसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध महामन्ना के नाम से किसे जानते हैं? तो इसी ने किया था विरोध, मदन मोहन मालवीय। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो इसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, क्या नाम है? एक महिला क्रांतिकारी है जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, उसका नाम है बीना दास। बीना दास एक दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास नाम है। क्या नाम है? बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया गया था? चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? वह सूर्यसेन ने आयोजित किया था। क्या नाम है? सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, यानी अशफाक उल्लाह खां कौन थे? एक मुस्लिम थे। तो यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन? अशफाक उल्लाह खां। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इसको फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। इसको फांसी की सजा खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले थे खुदीराम बोस। इसको दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908। साल हर किताब में अलग अलग दिया रहता है, कहीं 12, 15, 18 सब में अलग अलग दिया रहता है, देख लीजिएगा। हाँ, 2-3 गो किताब है, सब में डिफरेंट दिया, इसीलिए देख लीजिएगा। बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। कब दिया गया था फांसी भगत सिंह को? ठीक, 23 मार्च 1931। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था 23 मार्च 1931। तो इन्हीं ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वी डी सावरकर। अभिनव भारत के गठन किसने किया था? वी डी सावरकर ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? और एक कौन है? तो चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दोनों हैं। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने किया था। किसका बचाव? अरविंद घोष का बचाव। किस मामले में किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में। यानी चित्तरंजन दास पेशे से वकील थे, शायद किताब में है ना। चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? वकील थे, वकील, एडवोकेट। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी।
युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? बताइए। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? वह लाहौर षड्यंत्र। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र इसमें बंदी बनाए गए थे जतिन दास। और युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने नेतृत्व किया था। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। यानी अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया किसने? वारिंद्र कुमार घोष। इन्होंने शायद भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक है ना, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक है वारिंद्र कुमार घोष। इसने अनुशीलन समिति नामक एक संगठन को जन्म दिया था, वारिंद्र कुमार घोष। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई किनकी? वह जतिन दास की। भूख हड़ताल के कारण जेल में हुई थी। किनकी हुई? जतिन दास। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे? अभी बताए थे ना, वारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति वारिंद्र कुमार घोष। घबराना नहीं है, ठीक है ना, प्रेम से सोच कर आंसर देना है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अभी बोले थे 1924 में हुआ था, कानपुर में हुआ था, सचिन नाथ सान्याल। और इसके दो सहयोगी मित्र हैं, वो है राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद चटर्जी। तो पॉपुलर सचिन नाथ सान्याल है नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद चटर्जी, सब तीनों जन मिल के किए हैं। सोशलिस्ट वाला? हाँ, सोशलिस्ट वाला है चंद्रशेखर आज़ाद। कब किए थे? 1928 में। जब सोशलिस्ट लग जाएगा तो 1928 चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अब इतिहास को यहीं पर रखते हैं, अब दूसरा विषय पर देख रहे हैं। रख लिखी। अब हम लोग खेल कूद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब है लॉन टेनिस। तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल का विकास किस देश में हुआ था? लॉन टेनिस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। आधुनिक लॉन टेनिस खेल का विकास कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था का क्या नाम है? वह इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF। लॉन टेनिस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लॉन टेनिस का लंदन में स्थित है, लंदन। लॉन टेनिस का मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसका सर्वोच्च नियामक संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे, ठीक है। अब टेनिस के संबंधित 4 प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। 4 प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम सब किस खेल से संबंधित है? टेनिस। अब है गोल्फ। गोल्फ की शुरुआत किस देश से हुई थी? स्कॉटलैंड। गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई थी। पुरुष वर्ग में गोल्फ के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। वह मास्टर्स ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन एवं प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, 4 है। गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई थी और पुरुष वर्ग में गोल्फ के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब है कबड्डी। कबड्डी को कई नाम से जाना जाता है, तो उत्तर भारत में इसे कबड्डी कहते हैं। उत्तर भारत में क्या कहते हैं? कबड्डी। और इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या 7। अब नेक्स्ट है कुश्ती। इसकी सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था का क्या नाम है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। कुश्ती, इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था का क्या नाम है?
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो ये सब बताना है, ठीक है ना, चुप नहीं रहना। कुश्ती का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कुश्ती का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका सर्वोच्च नियामक संस्था है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। और जिसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कुश्ती को प्रारंभ करने का श्रेय थेसस, क्या नाम है? थेसस। कुश्ती को प्रारंभ करने का श्रेय थेसस को दिया जाता है। थेसस। कुश्ती का कहाँ मुख्यालय है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। हॉकी का भी मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड है। और वॉलीबॉल का भी है, ठीक है। और वो है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शतरंज। शतरंज का जनक किस देश को मानते हैं? भारत। शतरंज का जनक भारत को माना जाता है। बताइए इधर से, मोहन जी आप बताइए, इसमें कुल कितने वर्ग बने होते हैं? आज मोहन जी इधर बैठे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। इसमें कुल कितने वर्ग बने होते हैं? 64। शतरंज में कुल वर्गों की संख्या 64। और शतरंज का जनक भारत को माना जाता है। द फेडरेशन इंटरनेशनल द एथेस यानी फीडे शतरंज की सर्वोच्च नियामक संस्था है। यानी फीडे किससे संबंधित है? शतरंज। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है शतरंज का? एथेंस, ग्रीस में है। शतरंज का मुख्यालय एथेंस, ग्रीस में है। और चेस बोर्ड को चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। मतलब चेस शतरंज से संबंधित है तो चेस बोर्ड को चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है पोलो। पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 4। पोलो में खिलाड़ी की संख्या है 4। पोलो खेल की जन्मभूमि किसको माना जाता है? फारस, जो कि ईरान में स्थित है। पोलो खेल की जन्मभूमि फारस, ईरान को माना जाता है। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था क्या है? वो है फीना। अब फीना का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एमेच्योर। फीना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एमेच्योर। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था है फीना, FINA। इस खेल का जन्मभूमि फारस, ईरान को माना जाता है। और इस खेल में प्रत्येक टीम के 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अब कुछ खिलाड़ी पढ़ लेते हैं कौन किस खेल से संबंधित है। बताइए, रवि कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। रवि कुमार कुश्ती से संबंधित है। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। मिताली राज क्रिकेट। सरकार तलवार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सरकार तलवार क्रिकेट। इसी तरह जवाब देना है। इसको मिला था अर्जुन पुरस्कार मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में मिला है। इसमें आजीवन श्रेणी में 15 लाख रुपये का इनाम दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 15 लाख। सरकार तलवार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। और मेजर ध्यानचंद में कितना राशि प्रदान किया जाता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपये का राशि प्राप्त किया जाता है। और है लेखा केसी किस खेल से संबंधित है? लेखा केसी वो है बॉक्सिंग से संबंधित है। लेखा केसी बॉक्सिंग से संबंधित है। सज्जन सिंह किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। सज्जन सिंह कुश्ती। सज्जन सिंह कुश्ती से संबंधित है। सुहास यतिराज किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। उबर कप किस खेल से संबंधित है? हाँ, बैडमिंटन। उबर कप बैडमिंटन से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट। अब बताइए, कबड्डी में कितना खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7। और वाटर पोलो में? वाटर पोलो में 7। वेरी गुड। कबड्डी और वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। बताइए, डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़। डर्बी कप घुड़दौड़। कनाडा कप किस खेल से संबंधित है? नहीं, गोल्फ से संबंधित है। कनाडा कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। कनाडा कप गोल्फ खेल से संबंधित है। मेयर्स कप, मेयर्स वह है मुक्केबाजी। मेयर्स कप मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग कहते हैं। मेयर्स कप किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। विमल्डन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस। विमल्डन ट्रॉफी टेनिस खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से है? हॉकी। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। दीपक पुनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। दीपक पुनिया कुश्ती खेल से संबंधित है। अब बताइए, नीलकांत शर्मा किस खेल से संबंधित है?
नीलकांत शर्मा हॉकी से संबंधित है। नीलकांत शर्मा हॉकी। हार्दिक सिंह हाँ, और हार्दिक पांड्या क्रिकेट। हार्दिक सिंह हॉकी से संबंधित है, ठीक है। हार्दिक सिंह हॉकी से और हार्दिक पांड्या क्रिकेट से संबंधित है। मर्ढेका ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और मर्ढेका कप और मर्ढेका ट्रॉफी मर्ढेका ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और मर्ढेका कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है, ठीक है, सबका सही है। मर्ढेका ट्रॉफी और मर्ढेका कप ये सब फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। हो गया। कल हम लोग पॉलिटी में पढ़े थे कुछ, आज फिर अगला टॉपिक देख रहे हैं उससे आगे, ठीक है। तब देख रहे हैं जो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किए थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष? अच्छा, और अस्थायी कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? हाँ, 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? वह है 13 दिसंबर 1946, ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी हाँ, 22 जनवरी 1947। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? वह है 12। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इसका पूरा नाम क्या थे? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रध्वज, हाँ, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। अच्छा, और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को? हाँ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और राष्ट्र चिन्ह बोलेगा तो? हाँ, राष्ट्र चिन्ह, जो राष्ट्र चिन्ह हम लोग का क्या है भारत का? अशोक चिन्ह है ना, तो उसको कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950। ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान शायद 24 दोनों है, दोनों है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950। और राष्ट्र चिन्ह जो हमारा अशोक चक्र है 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। अब अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे, जो प्रथम अध्यक्षता किए थे, जो अस्थायी थे, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इसी ने अध्यक्षता किए थे, ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? हाँ,
और स्वीकृत किया गया था कब? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949। ठीक है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? हाँ, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 और पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब संविधान सभा के बारे में कुछ देख रहे हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुआ था प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। ठीक है, संविधान निर्माण का प्रारंभ कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। हाँ, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान वह है संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? हाँ, 24 जनवरी 1950। जन गण मन को 24 जनवरी 1950। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? हाँ, ठीक है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 राष्ट्र चिन्ह है अशोक चक्र, जिसको अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर बोलेगा, सिर्फ बोलेगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सिर्फ बोलेगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अगर बोलेगा संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देख रहे हैं। ठीक है, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। बोलो तुम कोई उधर से। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे ना, जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, आनंद सैनम अयंगर। अध्यक्ष थे पहले गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष थे आनंद सैनम। हाँ, इसके बाद दूसरा अध्यक्ष कौन बन गया लोकसभा का? यही बन गया दूसरा बन गए थे आनंद सैनम अयंगर। ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? टोटल थे 7, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 6। बोलेगा कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 6। कुल थे 7। अध्यक्षता के थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो 7 सदस्य थे। तो इसका एक ट्रिक है AQSRKM। ठीक है, तो AQ मतलब A 3 बार। A से अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, S से सैयद सादुतुल्ला, R से राव BR राव, K से खेतान, M से मुंशी मतलब KM मुंशी। ठीक है, तो जो 7 थे टोटल, तो उनमें से 2 रिप्लेस हुए थे, मतलब एक जगह के मतलब 2 जन के दूसरा अलग आए थे, बीच में चेंज हुए थे। तो किसके बदले में कौन आए थे? 2 को चेंज हुआ था। ठीक है, तो PB मित्रा के चेंज करके इसके जगह पर दूसरे को सदस्य बनाए थे, वह है N माधवराव को। किसको बनाए थे? N माधवराव। किसको चेंज करके? M मित्रा के स्थान पर N माधवराव। M मित्रा के स्थान पर N माधवराव को बनाए गए थे सदस्य। इसके बाद DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमाचारी। BM मित्रा के स्थान पर बनाए थे N माधवराव को, और DP खेतान के स्थान पर बनाए गए थे TT कृष्णमाचारी। ठीक है, TT कृष्णमाचारी। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? हाँ, 29 अगस्त 1947। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? हाँ, पहले हुआ था बंगाल, मतलब आज़ादी के पहले बोलेगा तो बंगाल, आज़ादी के बाद बोलेगा तो मतलब मुंबई से। आज़ादी के पहले बंगाल, आज़ादी के बाद मुंबई। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? वह है पहले हुआ था आज़ादी के पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, जो उस टाइम डेट था 1946 से 47 के बीच में चुनाव हुआ था। और आज़ादी के बाद हो गया जैसे 1947 से 50 के बीच बम्बई प्रेसिडेंसी से बने थे अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद है भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं कौन कौन सा है जो संविधान में? हाँ, हिंदी और अंग्रेजी। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं, वह है हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन थे? हिंदी और अंग्रेजी। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं जैसे है हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर साइन किए थे। ठीक है, अब अगला हम लोग देख रहे हैं चैप्टर अब भूगोल में देख रहे हैं। कल कुछ पढ़े थे, तो कल वाला कुछ पढ़ लेते हैं, 1-2 को पूछ लेते हैं पॉलिटी में। बोलो कोई उधर से। रक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार गठन हुआ था 1946 में ना, उस टाइम में बोलना है विभाग और सदस्य में। ठीक है, तो रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे ना। ठीक है, अब वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? हाँ, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये है अंतरिम सरकार। ठीक है, शिक्षा एवं
कौन थे सदस्य? श्री राजगोपालाचारी। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन माथाई। ठीक है, जॉन माथाई थे। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति कौन थे? जॉन माथाई। ठीक है, और अगला पढ़ रहे हैं जो भूगोल का कल पढ़े थे, उससे आगे देख रहे हैं हम लोग। बोलो कोई उधर से। भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? पश्चिमी बिंदु गौरमाता, जो किस राज्य में है? गुजरात में। पश्चिमी बिंदु है गौरमाता, जो किस राज्य में है? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु क्या है? किबुतु, जो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो किस राज्य में है? लद्दाख में है। ठीक है, इंदिरा कॉल लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? ठीक, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, अब देख रहे हैं वर्तमान में भारत का कितना राज्य है? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है। ठीक है, टोटल मिला के 36 है। टोटल मिला के 36। तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर दिया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय 26 जनवरी 2000 संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। ठीक है, यह पुनर्गठन कब से प्रभावी हो गया? जब विलय हो गया तो कब से लागू हो गया? 26 जनवरी 2020। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा और इसकी राजधानी कहाँ होगा? दमन, सिर्फ दमन। ठीक है, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का राजधानी कहाँ होगा? दमन होगा। ठीक है, कब से बन गया? ही तैयार हो गया 26 जनवरी 2020। ठीक है, अब हम लोग कुछ देख रहे हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या था? कन्याकुमारी। ठीक है, जो कन्याकुमारी है ना, वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, जो कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम तो बोलना है। पहले है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। क्या क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, भारतीय मानक समय कितना डिग्री को बोलते हैं? 82.5 डिग्री। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य का नाम बोलो। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से, माने किस राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार किस राज्य को सबसे ज्यादा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? वह अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य कितना राज्य से स्पर्श करता है? 4 को नाम बोलिए। ठीक है, 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितना राज्य हुआ? 4 राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या से बोलेगा तो दूसरा, और क्षेत्रफल से बोलेगा तो 7वां। ठीक है, हाँ 2050 में पार हो जाएगा। अभी घटा दिया है शायद ना, अब 2-4 दिन पहले दिया था पेपर में, 2023 कितना था, और एक महीना है ना। ठीक। असम की सीमा, असम की सीमा, सुनो इधर, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा 7। 7 सिस्टर के अलावा असम किस एक राज्य को स्पर्श करता है? सिक्किम को स्पर्श नहीं करता है, पश्चिम बंगाल को। 7 सिस्टर के अलावा पश्चिम बंगाल को असम स्पर्श करता है। ठीक है, 7 सिस्टर में 7 है, तो 7 में से 6 जितना है ना असम को छोड़कर सबको स्पर्श करता है, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करता है। टोटल मिला के 7 राज्य को स्पर्श करता है। ठीक है, ठीक है। अभी बोलिए, रोस द्वीप का नया नाम क्या है? ठीक है, रोस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रोस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। नील द्वीप का क्या है? नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? ठीक है, पाक जलडोनोमुद और पाक जल संधि भी दोनों से होता है। ठीक है, पाक जलडोनोमुद और पाक जल संधि दोनों से होता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? वह त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? वह त्रिपुरा। बोलो उधर से कोई। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। भारत का पड़ोसी देश में से कौन सा देश है जो सबसे अधिक स्पर्श करता है क्षेत्रफल में? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? 4096। हाँ, 4096 किलोमीटर। ठीक है, और कितने राज्य को स्पर्श करता है बांग्लादेश? 5 राज्य। बांग्लादेश 5 को राज्य से स्पर्श करता है भारत का। बांग्लादेश कितना राज्य को टच करता है? 5 राज्य। 5 राज्य का नाम, पहला है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, बांग्लादेश से 5 राज्य स्पर्श करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा, 5वां है असम। और क्षेत्रफल में कितना टच करता है? 4096.7 किलोमीटर। और भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को, सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। दोनों का है, भारत बांग्लादेश का भी रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान का भी रेड क्लिफ है। अब दूसरा अधिक कौन सा देश स्पर्श करता है? चाइना। ठीक है, पहला है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, दूसरा है चीन, वो स्पर्श करते हैं 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। दूसरा है चीन जो 3488 किलोमीटर स्पर्श करते हैं। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और चीन भारत का कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 5। ठीक है, अभी चेंज हो गया बहुत डाटा। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके बढ़ गया है। ठीक है, चीन से 5 स्पर्श करते हैं। पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, 5वां अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और ये कितना लंबाई में स्पर्श करता है? 3488 किलोमीटर। और कितने राज्य है? 5 राज्य। पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, 5वां है अरुणाचल प्रदेश। अब तीसरा अधिक है पाकिस्तान। तीसरा कौन सा है? पाकिस्तान। ये स्पर्श करते हैं 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। यह भी 5 राज्यों को स्पर्श करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कितना सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं? पाकिस्तान
5 राज्य, हाँ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित, ठीक है। तो पहला है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। पाकिस्तान 5 स्पर्श करता है राज्य को, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं और क्षेत्रफल में कितना है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। अब नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल से क्षेत्रफल में 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। नेपाल भी भारत के कितने राज्य को स्पर्श करते हैं? 5 राज्य। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है सिक्किम, 5वां है उत्तराखंड। भारत और नेपाल क्षेत्रफल में कितना है? 1751 किलोमीटर। कितने राज्य है? 5 राज्य। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है सिक्किम, 5वां है उत्तराखंड। अब म्यांमार से 1643 किलोमीटर। म्यांमार कितना क्षेत्रफल में स्पर्श करते हैं? 1643 किलोमीटर। और राज्य में कितना है? 4। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मणिपुर, ठीक है। म्यांमार क्षेत्रफल में है 1643 किलोमीटर। राज्य है 4 गो। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मणिपुर। अब आ रहे हैं भूटान। भूटान में क्षेत्रफल में है 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर। और राज्य में कितने है? 4। राज्य में कितने है? 4। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है असम। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है असम। और एक है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान कितने क्षेत्रफल में स्पर्श करते हैं? 106। और सबसे कम यही है, सबसे अधिक है बांग्लादेश, सबसे कम है अफगानिस्तान, जो क्षेत्रफल में कितना है? 106 किलोमीटर। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? डूरन रेखा। और अफगानिस्तान किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करते हैं? सिर्फ लद्दाख। और बाद देख लेते हैं कितने राज्य में बांग्लादेश के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं? 5। चीन 5, पाकिस्तान 5, नेपाल 5, म्यांमार 4, भूटान 4, अफगानिस्तान 1, ठीक है। सबसे अधिक कौन क्षेत्रफल में स्पर्श करते हैं? बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान। दूसरा सबसे अधिक चीन। कितना थे? हाँ 3488। अब बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, ठीक है। अब जो मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा के बारे में देख लेते हैं, इन लोग का कब निर्धारण हुआ था, ठीक है। तो पहला देख रहे हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। तो देख रहे हैं अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को, कब? 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामांकन सर हेनरी मैकमोहन, क्या नाम है? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता, कौन सा समझौता है? शिमला समझौता। कब हुआ था? 1914 में। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसका सीमा रेखा निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914। शिमला समझौता लिखा हुआ है शिमला समझौता में। 1972 में शिमला सम्मेलन हुआ था 1945, शिमला समझौता 1972। यहाँ पर पूछे देख रहे हैं फिर से। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामांकन सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में, और होगा कुछ होगा शिमला समझौता। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। कब अपनाया था? 1914 में शिमला समझौते में, ठीक है। मैकमोहन रेखा हो गया जो भारत और चीन के सीमा रेखा है। अब रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान का है। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में देख रहे हैं। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947
विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा निर्धारण किया गया था? बॉर्डर कमीशन के द्वारा। 1914 में शिमला सम्मेलन है, तो 1945 में भी तो हुआ था शिमला सम्मेलन। दोनों हुआ था, दोनों बार। तो होगा दूसरा। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा क्या नाम पड़ा? रेडक्लिफ। किसके नाम पर? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। भारत और पाकिस्तान का रेडक्लिफ रेखा है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम क्या है? एशिया की रीढ़ के नाम से जाना था, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम क्या है? एशिया की रीढ़। काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम क्या है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं कुछ साइंस में। वीडियो लंबा नहीं करना, 1 घंटा 5 मिनट हो गया। अब हम लोग साइंस में कुछ कार्बनिक रसायन के आगे तरफ देख रहे हैं, ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? फिर से, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? किसका पाया था सबसे अधिक? सेलुलोज का, वो है सेलुलोज, ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वो है सेलुलोज, ठीक है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनाल। हाँ, लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनाल, ठीक है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? वह है एलिथ्रीन। कौन सा दवा है? एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? वह है एलिथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन कहते हैं, मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, ब्यूटारिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। बोलो कोई उधर से जो कल हम लोग पढ़े थे। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। आप बोले रखो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, डीडीटी। कोई बोलो फुल फॉर्म बोलो डीडीटी का। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, और एक बोलो। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? ल्यूसाइड, वह एसिटिलीन से। ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। और एक बोलो। बेकलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बेकलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? वह है, ठीक है, फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड। नोबल का तेल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नोबल का तेल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? वह फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। धूम्र कोहरा में उपस्थिति वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? धूम्र कोहरा में
उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? वह है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या है? परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? किसके प्रयोग के माध्यम से समझाया गया था? वह लुई पास्चर। लुई पास्चर कहाँ के वैज्ञानिक थे? लुई पास्चर फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लुई पास्चर कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस से। ठीक है। किण्वन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाए थे। ठीक है। लुई पास्चर कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांस के। ठीक है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? मनुष्य के लिए, ठीक है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? वह है लाइनोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लाइनोलिक अम्ल। लाइनोलिक अम्ल मनुष्यों के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। ठीक है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल का मात्रा अधिक होता है? न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? वह है ओलिक अम्ल। सरसों में भी ओलिक अम्ल पाया जाता है ना? सरसों में भी ओलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सरसों में भी ओलिक अम्ल पाया जाता है। ना सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? वह है ओलिक अम्ल। अब अगला, डायनाइट का मुख्य संगठक कौन सा है? कौन सा रसायन है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वह है चूहों के नियंत्रण के लिए। चूहों के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करें? किस रसायन का? रोडेंटिसाइड रसायन। कौन सा रसायन है? रोडेंटिसाइड रसायन चूहों के नियंत्रण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रेशा में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? वह है एथिलीन। ठीक है। कृत्रिम रेशा में कौन सा असंतृप्त, क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? वह एथिलीन। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण है, किसके कारण विस्फोट होता है? वह है वायु के साथ मिश्रण, मीथेन का मिश्रण के कारण। ठीक है। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया। अच्छा, कोई बता यूरिया का सूत्र बताओ। ठीक है, NH2CONH2। इसका नाइट्रोजन का कितना % रहता है? 40%। ठीक है। NH2CONH2 यूरिया का सूत्र है। इसको किसने बनाया था? बोहलर ने सबसे पहले। कब बनाया था? शायद 1824 है। कब है? यूरिया का। ठीक है। अब अगला देख रहे हैं। कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बनिक क्लोराइड। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? वह फॉस्जीन गैस। कौन सा गैस है? फॉस्जीन गैस। ठीक है। कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जीन गैस। कौन सा गैस है? फॉस्जीन गैस का हम लोग बोलते हैं कार्बनिक क्लोराइड। प्रशीतक फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? प्रशीतक फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? वह है डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। अब अगला देख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह है एस्टरीकरण। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। अब अगला देख रहे हैं। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? हाँ, गैमेक्सिन। ठीक है, गैमेक्सिन। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? वह गैमेक्सिन। अब बोलो तुम लोग में से कोई। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? वह है कौन सा है? एलिथ्रीन। ठीक है, एलिथ्रीन। जोर से बोलो। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। कौन सा दवा है? एलिथ्रीन। अब बोलो कोई। धूम्रकोरा
में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? बोलो। हाँ ठीक है, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। डायनामाइट का मुख्य संगठन रसायन कौन सा है? बोलो उधर से तुम लोग। नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और एक बोलो, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बोले रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए, ठीक है, चूहों के नियंत्रण के लिए। और रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए, ठीक है। आज के इस प्रश्न उत्तर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग 1 मिनट 2 मिनट आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ आना चाह रहे हैं, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा कि यहाँ पर पर्याप्त सुविधा नहीं है और बैठने की भी थोड़ी दिक्कत है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग घर में ही रहकर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल के लिंक से जो दिया जा रहा है उसको देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने आप को मतलब किसी तरह की परेशानी है तो वो भी लिखने की प्रयास कीजिएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।